हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल का मैराथन क्लास जो अपलोड किया गया था उसको बनाने में जितना भी मेहनत लगा था उसका पैसा वसूल हो गया आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक्स देख के उस वीडियो पे। और उसी वीडियो का आज पार्ट 2 हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो कल का मैराथन क्लास पहला पार्ट और आज के इस दूसरे पार्ट को मिलाकर आपका ईवीएस और एसएसटी यूपी टेट सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और एक तिनका सच में, जैसे आपने थंबनेल में देखा, एक तिनका अलग से नहीं पढ़ना होगा। तो सच में आपको इन दोनों वीडियो को देखने के बाद अलग से एक तिनका भी नहीं पढ़ना होगा ईवीएस एसएसटी के लिए, क्योंकि हमने सभी टॉपिक, जो भी टॉपिक हैं जिनसे भी एग्जाम में ईवीएस एसएसटी में क्वेश्चन बनते हैं, सभी टॉपिक को क्रम से हमने एमसीक्यू के रूप में पढ़ा। बहुत सारे टॉपिक को हमने थ्योरी के रूप में भी समझा। आज भी वही करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। और जो हमारी परिषदी किताबें हैं उनमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए परिषदी किताबों से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और पर्यावरण, जैसा कि सुपर टैट यूपी टैट में सिलेबस में तो ईवीएस पर्यावरण दिया होता है, लेकिन अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं, एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ईवीएस पढ़ा रहा हूँ मैं कि एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। दोनों मिक्स हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। तो कंप्लीट ईवीएस एसएसटी आज आपका हो जाएगा। सबसे पहले जो परिषदी किताबें हैं यूपी गवर्नमेंट में कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए, यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ध्यान दीजिएगा। उच्च जो प्राथमिक कक्षाएं हैं 6 से 8 तक, उनमें एक किताब चलता है ईवीएस का, ठीक है, ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन का। तो उसी किताब का कुछ अंश आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे सुपर टेट यूपी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूपी के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यूपी की जो किताबें हैं, गवर्नमेंट किताबें, वो भी थोड़ा बहुत देखना जरूरी है। वहां से भी कुछ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो उच्च प्राथमिक कक्षा की किताबों से कुछ अंश यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, वन लाइनर के रूप में नोट करते चलिएगा। और हाँ, कल का मैराथन क्लास पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके उस वीडियो को पार्ट 1 को भी जरूर देखिएगा। पार्ट 2 हम इस वीडियो में कर रहे हैं। पर्यावरण शब्द बेसिक चीजें हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधा, धूप, जीव जंतु, मनुष्य आदि वस्तुएं, सभी पर्यावरण का हिस्सा है और ये सभी हमारे जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आगे आपको मजा आएगा, क्योंकि आगे और क्वेश्चन का लेवल यहाँ बढ़ता जाएगा। पर्यावरण के प्रकार दो भागों में हम बांट सकते हैं पर्यावरण को। प्राकृतिक पर्यावरण, इसको भौतिक बोला जाता है, भौतिक पर्यावरण भी। दूसरा मानवीय पर्यावरण, इसको सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं पर्यावरण के जो घटक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इस पेज से क्वेश्चन बनेगा। प्राकृतिक पर्यावरण जो होते हैं उसके भी दो पार्ट होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। पहला जैविक पर्यावरण, दूसरा अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण में पादप यानी कि पेड़ पौधे आते हैं और जीव जंतुएं आती हैं जैविक पर्यावरण में। और अजैविक पर्यावरण में क्या आता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और यही वायुमंडल से आपसे एक से दो क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है वायुमंडल से। ठीक है, जीव जंतुओं से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आगे हम देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो पर्यावरण है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण, इसके भी दो भाग हैं, भौतिक और सांस्कृतिक। चलिए ये चीज़ें भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। और वीडियो जिसको भी साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, बहुत सारे लोग की कंप्लेन होती है कि वीडियो सर क्लियर नहीं दिख रही है, तो स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करिए। उसके बाद राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको 3 डॉट बने दिखेंगे। इन 3 डॉट पे टच करेंगे, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने का। तो 360p या 420p कर दीजिएगा, वहाँ क्वालिटी में ऑप्शन पूछेगा, वीडियो क्लियर दिखने लगेगा आप लोगों को। अब देखिए, और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि नोट करते चलें आप। प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधा, सूर्य, सारी चीज़ें आपको पता है। जैविक पर्यावरण में आप समझ गए जीव जंतु, पेड़ पौधा। अजैविक में आप समझ गए भूमि, ठीक है, जल, वायु, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 3 मंडल हैं, स्थल मंडल, ठीक है, जल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वायुमंडल की अलग अलग जो परतें हैं, वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैस हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है अक्सर। तो देखिए, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती हैं।
वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है आप यहाँ देख सकते हैं क्रम से, पहला वायुमंडल है, ठीक है, ऊपर से, उसके बाद आयन मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है, ठीक है, किस परत में, वायुमंडल के किस परत में प्लेन उड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसी ऐसी सेटेलाइट कहाँ होता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है। तो आगे एमसीक्यू जब हम करेंगे अभी इसी वीडियो में, तो आगे हम वो चीज़ देखेंगे। अभी आप एक क्रम से नोट कर लीजिए, पृथ्वी के सबसे करीब क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। और ये सभी किताबों की चीज़ें हैं, जो परिषदीय किताबें हैं वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं। चलिए, मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। बहुत बेसिक है, हमने ये सब बहुत पहले पढ़ लिए हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, जो परिषदीय किताबें हैं 6 से 8 के लिए ईवीएस आता है, उसी किताब से ये चीज़ स्क्रीनशॉट के रूप में लिया गया है। देखिए, दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का शून्य होना रोग से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किस सन में हुआ, तो 1984, दिसंबर 1984 में हुआ। कौन सी फैक्ट्री में हुआ? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में हुआ। कौन से गैस का रिसाव हुआ जिससे लोगों की मृत्यु हुई? ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। चलिए, ये चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। अब ये जो है अगला पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। एस्बेस्टास क्या होता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एस्बेस्टास क्या होता है? एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टास चादर का प्रयोग छतों और दरवाजों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी का कारण बनता है, जिसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। तो यहाँ से किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में, कल भी हमने जो 1 घंटे 15 मिनट में जो मैराथन किया था, आप कहीं भी उसको आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो 2 से ढाई घंटे का समय कम से कम आपको लगेगा। बहुत ही कम समय में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की। कचरे के प्रबंधन हेतु 4R सुझाव प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब ये 4R होता क्या है? 4R क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 4R क्या होता है? तो R1 क्या होता है? रिफ्यूज, R2 होता है रिड्यूस, R3 होता है रीयूज, और R4 होता है रिसाइकल। और हाँ, बाहर से थोड़ी बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह की आवाज़ें आ रही होंगी आपको, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ। अपनी गाड़ी में बैठ के, स्कॉर्पियो में बैठ के मैं खेत में अपनी रिलेशन में आया हुआ था, तो वहीं पे बैठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बाहर की फालतू आवाज़ें आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आज। चलिए, तो R1 आप समझ गए आप लोग क्या होता है? रिफ्यूज। R2 क्या होता है? रिड्यूस, R3 रीयूज, और R4 रिसाइकल। 4R को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे, ऐसा आप लोग बहुत बोर्ड पे लिखा हुआ देखते होंगे। और 4R का मतलब भी आप समझ गए। तो इसमें जो R1 है, मना कीजिए, यानी कि पॉलीथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। R2 जो है, उपयोग कम करें, ठीक है, इन चीज़ों की आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। R3 जो है, पुनः उपयोग, यानी कि कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो ये काम करना है। उसके बाद R4 क्या है? पुनः चक्रण, बेकार जैसे जो कांच की बोतलें वगैरह होती हैं, टीन वगैरह होते हैं, उसको फिर से दोबारा बना दिया जाता है। चलिए, आगे देखते हैं। हिमनद, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। अब हिमनद क्या होता है? क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। ये बर्फ पिघलकर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती हैं और नदियों से मिल जाती हैं। यह पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। यह जल प्रायः स्वच्छ एवं मीठा होता है। तो हिमनद भी आप समझ गए, बर्फ से पिघलने वाला पानी। जल चक्र भी आपको पता ही होगा, ठीक है।
भारत में जल नीति, भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। तो 2002 में इसकी घोषणा की गई जल नीति की, और बनाई कब गई? 1987 में, ध्यान रखिएगा। जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई है। राज्य जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है, भारत की जल नीति 1987, ठीक है, में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वायुमंडल देखिए, वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। आदि प्रमुख गैसें होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प, धूल कण आदि भी पाए जाते हैं। तो इसका परसेंटेज कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। नाइट्रोजन N2 से इसको दर्शाते हैं 78%, ऑक्सीजन O2 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 1%, और अन्य गैसें भी होती हैं। और नाइट्रोजन का क्या काम होता है ये भी यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ उपयोग। तो नाइट्रोजन वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है, पौधे वगैरह। नाइट इसका उपयोग होता है वृद्धि में। ऑक्सीजन सांस लेने में आप सभी को पता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, आप सभी को पता है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किताब का जो चीज़ें किताब में इम्पॉर्टेंट है परिस्थिति किताबों में, वही यहाँ पे किताब में तो ऐसे लगभग 100-150 पेज होंगे, लेकिन उस 100-150 पेज में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपके सामने मैंने पेश किया है। कम समय में आप देख लेंगे पूरा 6 से 8 तक का EVS। देखिए, पौधे का नाम नीम है, इसका उपयोग होता है पत्ती। औषधि गुण क्या होता है? रक्त शोधक, त्वचा रोग हेतु। इसबगोल, इसकी भूसी का उपयोग किया जाता है पेचिस, कब्ज आदि ठीक करने में। सिनकोना, इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है मलेरिया की दवा बनाने में। जामुन, बीजों का चूर्ण बनाया जाता है, मधुमेह में लाभदायक होता है। यूकेलिप्टस, इसका तेल निकलता है, जुकाम की औषधि बनाई जाती है, और इससे वो प्लाईवुड भी बनाया जाता है। प्लाईवुड देखते हैं ना, यूकेलिप्टस से ही निकलता है। मुलेठी, इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है गले की खराश वगैरह के लिए, पान वगैरह में भी मुलेठी पड़ता है। चलिए, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, वैसे कल हमने बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लिए थे, लेकिन आपके प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के जो सिलेबस में है ये चीज़ें हैं। पेरियार अभयारण्य इदुक्की केरल में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट चंदौली उत्तर प्रदेश में है। मानस अभयारण्य असम में है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। कान्हा अभयारण्य एवं बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। केवलादेव सरिस्का राजस्थान में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। और कल हमने पढ़ाई था सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, ठीक। उसके बाद महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में है। चलिए, ये चीज़ें जरूर रट लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हर बार। आगे बढ़ेंगे। वन्य जीवों से संरक्षण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम भारत में, उत्तर प्रदेश में चलाए गए हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। संरक्षण संबंधी कार्यक्रम हेडिंग डाल के आप नोट कर लीजिए। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरैल वन लखनऊ में 1984-85 में स्थापित हुआ। दूसरा है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, इसको जरूर नोट करिएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त योजना है, ध्यान रखिएगा, जो मगर व घड़ियाल के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं, कुकरैल लखनऊ में तथा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 से भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से। अगला है एलिफेंट रिजर्व बिजनौर व सहारनपुर जिलों के वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। अगला है इटावा के
फीसर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, रात्रि वन्य जीव पार्क, ग्रेटर नोएडा में। आगे है इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन की उपज को बढ़ाना या विकास करना है। सामाजिक वानिकी योजना, आया हुआ क्वेश्चन। ऑपरेशन ग्रीन योजना में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार एवं वनों उद्यानों का उन्नयन करना है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 जुलाई। अगला है वन महोत्सव 1952, देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वन महोत्सव देश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। 1952 से इसकी शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वानिकी योजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू की गई है। चलिए, हमारे जीवन में वनों के महत्व को देखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है जो कि हम देखेंगे। ईवीएस में इंपॉर्टेंट है यही सारी चीज़ें कि 21 मार्च को क्या है, विश्व वन दिवस है। अब देखिए, उत्पादक उपभोक्ता, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं द्वितीय चरण के उपभोक्ता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से आपका। सजीव घटक, सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण आहार का कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर सजीव घटकों को कितने श्रेणी में बांटा जाता है, 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और उसके बाद है द्वितीय चरण उपभोक्ता और तृतीय चरण उपभोक्ता इसी के अंतर्गत आ गया, उपभोक्ता के अंतर्गत। और तीसरा है हमारा अपघटक, ठीक, यानी कि जो पोषण के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणी में बांटा जा रहा है, उत्पादक, उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक, ये 3 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा। अब एक एक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उत्पादक, जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे क्या हैं, क्वेश्चन आएगा उत्पादक है, उपभोक्ता है या फिर अपघटक हैं, तो क्या है, हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उपभोक्ता की बात करते हैं। जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, परपोषी, स्वपोषी, ये सब आता है। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम चरण उपभोक्ता, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण के उपभोक्ता आते हैं। द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन है, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, बकरी, हिरण, खरगोश, ठीक है, आदि, ये क्या है, द्वितीय चरण के उपभोक्ता हैं, जो शाकाहारी जीवों का मतलब उनको खाकर अपना पेट भरते हैं। तृतीय चरण के उपभोक्ता क्या हो गए, ये इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। तो अपमार्जक क्या होता है, जब ये द्वितीय चरण के उपभोक्ता इनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो तृतीय चरण के उपभोक्ता हैं जिनको कि अपमार्जक कहते हैं, ये उनको खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे कि गिद्ध, बाज, चील, कौवा, ठीक है, मृत जानवरों का मांस खाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गिद्ध क्या है, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या अपघटक है, क्या है, तो अपमार्जक है, तृतीय चरण उपभोक्ता है गिद्ध, बाज, चील, ये सारी चीज़ें। अब देखिए अपघटक, अपघटक देखिए क्या है। क्या सभी प्राणियों के मृत्यु होने पर प्रकृति में ढेर एक बार दोबारा देखते हैं। अपघटक, सोचिए, क्या सभी सजीव प्राणियों के मृत्यु होने पर प्रकृति में इनके ढेर बन जाते हैं,
ऐसा इसलिए होता है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि। ध्यान रखिएगा, इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। तो अपघटक क्या होते हैं? बैक्टीरिया या कवक पूछेगा क्या है, तो अपघटक हैं या मृतपोषी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली इस पेज में। आपको शुरू शुरू में तो लग रहा होगा बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ऐसा चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो परिषदी 6 से 8 तक की किताबें हैं, देखिए आप लोगों से हमेशा नोट करने के लिए कहा जाता है, कॉपी पेन लेके बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें पढ़ी एक बार में ऐसा नहीं कि समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो नोट आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, फ्यूचर में एग्जाम के पहले रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही बड़े बड़े कोचिंग वाले, आप सभी को पता है, पेड क्लास चलाते हैं, पैसे लेकर पढ़ाते हैं। फ्री में आपको मिल रहा है तो इसकी वैल्यू समझिए, नोट करते चलिए। नोट करेंगे, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपका बेनिफिट होगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे आप। चलिए आगे देखिए। और हाँ, प्लीज़ लाइक तो कम से कम कर दिया करिए आप सभी लोग। कल के वीडियो में बहुत अच्छा लाइक मिला था, 2000 लाइक्स मैंने बोला था, लगभग उस पर 1800-1900 लाइक आ चुके हैं। इस वीडियो पे भी अगर आपको पसंद आए तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, कम से कम लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने का। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अभी पहले लाइक करिए फिर वीडियो को आगे देखिएगा। देखिए, दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेचिस किससे होता है? अमीबा द्वारा। अतिसार जीवाणु द्वारा। टाइफाइड जीवाणु द्वारा। पीलिया विषाणु द्वारा। हैजा जीवाणु द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आप नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग, तो एडीज मच्छर, एकत्रित जल में मच्छर की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? एडीज, एनाफिलीज आदि पनपती हैं, जो डेंगू, मलेरिया आदि की वाहक होती हैं। ठीक है, इस पेज पे ये वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अतिसार जीवाणु, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी है, सी टेट में भी आता है, यूपी टेट, सुपर टेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इन्हें भी जाने। ये तो हमने जान ही लिया कि भोपाल गैस त्रासदी अमेरिका की कंपनी थी, बहुत फेमस। आइसोसाइनाइड गैस के कारण वहाँ बहुत हादसा हुआ 2 और 3 दिसंबर की रात को, ध्यान रखिएगा, 1984 में। चलिए, ठंडी का मौसम था। अब देखिए, जनगणना से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% है। उस समय 2011 की बात हो रही है। 2020 में फिर से जनगणना था, मेरी खुद की ड्यूटी लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो कोरोना के कारण आगे टल गया, नहीं तो जनगणना फिर से हुआ होता। तो 2011 के ही आंकड़े हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वही आपको याद रखना है। प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है जनगणना, ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी को पता होगा। अब देखिए, मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखानों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आगरा स्थित विभिन्न उद्योगों जैसे फाउंड्री, जनरेटर सेटों से निकलने वाले धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे ताज की सुंदरता को खतरा है। यानी कि जो संगमरमर की बनी हुई दीवारें हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि ताज की दीवारों को खराब करने में या उसको नुकसान कौन सा गैस पहुंचा रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप से हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। सुनामी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था इसने। तो कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को आया था। कहाँ आया था? हिंद महासागर में आया था। महासागर वगैरह कल के हमने वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। महासागर, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, घास के मैदान, जनजातियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर स्केल से किया जाता है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था 1935 में। तो आपको तो सभी को पता है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता नापते हैं। इसका निर्माण किसने किया था रिएक्टर स्केल का? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एफ रिएक्टर ने इसका निर्माण किया था 1935 ईस्वी में। रिएक्टर मापक पर अंकित
अंक जो भूकंप की तीव्रता एवं परिमाप को इंगित करते हैं 0 से 9 के बीच होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि 0 से 9 के बीच होते हैं, ध्यान रखिएगा। भूकंप आने के बाद न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे कि 4.3 मतलब स्तर का भूकंप था, या फिर 6 था, या फिर 7 था। तो ये जो होता है 0 से 9 के बीच ही इसका पैमाना माना गया है। 0 हल्का सा, 1 होगा थोड़ा और तेज, 2 होगा और तेज, ठीक है, 9 बहुत ही विनाशकारी होता है। नेपाल वगैरह में 6 के समथिंग आया था। चलिए, जब आया था अभी लगभग 2016, 17 या 18 में, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, या 15 के समथिंग आया था। आप लोग एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। काठमांडू उसका केंद्र बिंदु था, जो लास्ट टाइम भूकंप आया था 2015 के समथिंग, ठीक है। भूकंप से होने वाली वास्तविक क्षति तब पता चलती है जब उसकी तीव्रता रिएक्टर मापक पर 5 या उससे अधिक होती है। ठीक, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, कौन से पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आल्प्स और हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रस्ट है, यानी कि ऊपरी परत जो होती है, उसकी क्रस्ट बोला जाता है उसको, उसकी मोटाई तथा सघनता अधिक है, इसके कारण ज्वालामुखी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन के 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक था तथा प्रचंड था। इससे निकलने वाला लावा, विखंडित पदार्थ, गैस, धूल, राख तथा धुआं इतना अधिक था कि वायुमंडल में 19 किमी की ऊंचाई तक बृहदाकार बादल का निर्माण हो गया था उसके धुएं से। ठीक, अगला है, ज्वालामुखी उद्भेदन से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें प्रमुख है सुनामी की उत्पत्ति, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी परिवर्तन। भारत की संसद ने, अगला है, भारत की संसद ने 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक पारित किया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठन, संयोजन तथा क्रियान्वयन के उपायों को सम्मिलित किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है राज्य आपदा प्रबंधन, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, जिला आपदा प्रबंधन अध्यक्ष जिलाधिकारी। ये चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होगा तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, राज्य होगा तो मुख्यमंत्री होंगे, जिला होगा तो जिलाधिकारी होंगे अध्यक्ष उसके। सुंदरलाल बहुगुणा, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा यह एक ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद हैं। इन्होंने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट मैराथन क्लास किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए वो भी आप जरूर बताइए कि नेक्स्ट मैराथन कौन से सब्जेक्ट पे आप लोगों को चाहिए, कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। बाद में आप लोग भी भूल जाएंगे। जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो मैराथन सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अभी वीडियो रोक के कमेंट करके बताइए आप, ताकि मैं उसको देख के फिर नेक्स्ट मैराथन की तैयारी शुरू कर दूं। और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, जमनालाल बजाज व राइट लिवलीहुड पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कुछ और नाम है यहाँ पे, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, आप ये भी देख लीजिए। चंडी प्रसाद भट्ट गांधीवादी पर्यावरणविद हैं। इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर वृक्षों तथा वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाई। इनको भी पद्मश्री, पद्म विभूषण, रेमन मैग्से, गांधी शांति पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट को सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में काफ़ी पूछ लिया गया है, इसलिए ये लोग भी इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। सुगाथा कुमारी दक्षिण भारतीय पर्यावरणविद हैं। सुगाथा कुमारी शांत घाटी संरक्षण, ध्यान रखिएगा, शांत घाटी संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुगाथा कुमारी या शांत घाटी संरक्षण के लिए किसका नाम फेमस है, या कौन उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। तो सुगाथा कुमारी शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकृति संरक्षण समिति की संस्थापक सदस्या भी हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पहला इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है सुगाथा कुमारी को। अब बाबा आमटे, इनसे तो क्वेश्चन आया हुआ है।
बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। पारिस्थितिकी संतुलन, वन्यजीव संरक्षण व नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहीं से क्वेश्चन बनता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही। पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के लिए 1971 में पद्मश्री, 1985 में रेमन मैग्सेसे और 1986 में पद्म विभूषण तथा 1999 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ पुराने पैटर्न को देखकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पैटर्न हमेशा बदल रहा है एग्जाम का, और उस बदलाव को अगर आप फील करके उसको ध्यान रख के आप तैयारी करेंगे, जब ही आपके हाथ में सफलता आएगी। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, इसलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मत पढ़िए कि ये इम्पॉर्टेंट है, जो कम इम्पॉर्टेंट भी है उसको भी पढ़ के जाइए, अगर सच में आपको हर हाल में जॉब चाहिए तो। चलिए, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हिस्ट्री से तो क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन सुपर टेट में नहीं आया था, आपकी वीडियो में प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन आपने पढ़ाए, सर वो क्यों पढ़ाया आपने? नहीं आए थे इसका क्या मतलब कि नहीं आएंगे फ्यूचर में? फ्यूचर थोड़ी हम देख सकते हैं, इसलिए सब कुछ पढ़िए। अब देखिए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, यह दिवस गौरैया के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को पता है, यूपी टेट प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए, 16 सितंबर याद रखिएगा, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है इस दिन। और गौरैया दिवस याद रखिएगा क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च याद तो सभी रखना है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम थोड़े और अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इतने दिवस जो हमारे सिलेबस में थे, सिलेबस का मतलब जो हमारे अपर प्राइमरी 6 से 8 तक की किताबों में हैं ईवीएस के, वो दिवस आपने देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब हमने कंप्लीट लगता है कर लिया, हाँ पूरा किताब हमने इतने ही देर में, कितना देर हुआ अभी, 30 मिनट समथिंग हुआ होगा। पूरा किताब हमने 6 से 8 का जो ईवीएस है, पूरे किताब में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सब हमने कंप्लीट कर लिया। सोचिए 30 मिनट में पूरा किताब पढ़ने आप बैठते 2 दिन का समय लगता, आपको 30 मिनट में सब करा दिया। आपने नोट कर दिया होगा तो काफ़ी उपयोगी होगा। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कम से कम अब लाइक कर दीजिए। लाइक का आप सोच रहे होंगे इतना भूखा क्यों, मैं लाइक करने को बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है लाइक देख के। वीडियो में जो भी मेहनत होते हैं ना, ये वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में, आपको लगता होगा 30 मिनट में वीडियो मिल गया तो बन गया होगा पीडीएफ 30 मिनट में। पीडीएफ बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, कम से कम 10-10 घंटे लग जाते हैं मैराथन वाला पीडीएफ तैयार करने में। देखिए वीडियो 30 मिनट से बड़ा हो गया, और आज जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि एक रिलेशन में आया हुआ हूँ और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का उतना अच्छा सुविधा नहीं है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। और 7 बजे मैंने प्रॉमिस किया था कि शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि 7 बजे से थोड़ा देर ही हो जाएगा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि 10 मिनट 7 बजने में बचे हुए हैं। तो वीडियो को मैं फटाक से अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। और आगे अभी संविधान थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, और संविधान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 150 एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको कि हम किसी भी लाइव वीडियो में, शनिवार रविवार 2 दिन मेरा छुट्टी होगा, शनिवार को मैंने सीएल लिया हुआ है, तो शनिवार रविवार में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, वैसे कंटिन्यू आपको डेली मिलेगा क्लास, लेकिन शनिवार रविवार को आपको जो भी बचा हुआ है इसका पार्ट है वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैराथन किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए उसके पहले मैं दिखा दूँ कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं जो लोग देखना चाहते हैं। और सुपर टैट नोट्स के पीडीएफ के लिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है। सुपर टैट यूपी टैट अगर आप लेना चाहें, कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है तभी आप पास करेंगे अच्छे नंबर से। अगर आप चाहें एक साथ सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ लेना तो यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सुपर टैट 499 फीस है, यूपी टैट सिर्फ 200 है, फीस बहुत कम रखी गई है। और जो चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही शानदार मिलेंगी, कंप्लीट मिलेंगी। चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। ये जो है 90, 1 से लेके 90 तक है, ये सभी तो कल हमने कर लिया था, ठीक है। ये सभी किस चारागाह, विल्ड, आयरलैंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये सब चीज़ें हमने कर लिया था। नदी, पहाड़, पर्वत, घास स्थल, जलप्रपात और भी बहुत सारी चीज़ें। अब हम कहाँ से आज करने वाले थे, लेकिन
थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम और सारी चीज़ों को देखते हुए बचा हुआ कल अपलोड करेंगे। वैसे भी 30-35 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत बड़ा वीडियो। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कल वाले मैराथन क्लास में नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए आप लोग। और यहाँ से हम लोग आज शुरू करने वाले थे, लेकिन यहाँ से लेके कुल 200 शायद 210 क्वेश्चन है, तो जिसमें से 92 हमने कर लिए हैं, 100 के आसपास और बचा हुआ है, 93 से शुरू करना है। इसको अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सा मैराथन क्लास चाहिए आपको।